नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए जीएस प्रैक्टिस की ये सीरीज़ लाई जाती है जो एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के द्वारा बनाई गई है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। एक बार सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। सभी लोग वीडियो को अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। तो आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? आपने सुना होगा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजा राममोहन राय ने कई सारे प्रयास किए और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई। इसके अलावा इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति थे राजा राममोहन राय। इन्हें राजा की जो थी वो उपाधि दी गई थी, और राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो मुगल शासक अकबर द्वितीय। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी और इन्हें अपना दूत बनाकर पेंशन संबंधी मामले के लिए इंग्लैंड भेजा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या भगत सिंह? तो इंकलाब जिंदाबाद को जो नारा दिया गया यह भगत सिंह के द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में बौद्ध धर्म किस स्थान पर पैदा हुआ? निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म जो है किस स्थान पर पैदा हुआ, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म कहाँ जन्म हुआ, या बौद्ध धर्म के जो प्रणेता थे उनका जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध थे, और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था यह नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली भारत के किस भाग में विकसित हुई? मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली जो है यह भारत के किस भाग में विकसित हुई? तो आंसर होगा सी, दक्षिण भारत। इस शैली के अधिकांश मंदिर केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ थीं, बेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली कहाँ विकसित हुई? दक्षिण भारत में, और इसके अधिकांश मंदिर जो हैं केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का आर्किटेक्चर पूछा गया है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद, उस्ताद खलीद, उस्ताद ईसा खां या फिर जॉर्ज विटेट? तो इसमें से हम देखेंगे ताजमहल का जो वास्तुकार था वह था उस्ताद ईसा खान, उस्ताद ईसा खान, और उसके साथ में उस्ताद अहमद लाहौरी भी था। 106 अकबर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट के शासक राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, और यह सिंध के राजपूत महल था। तो आंसर होगा ए, अमरकोट। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म जो था सिंध प्रांत के राणा वीरसाल के महल में हुआ था, जो अमरकोट के शासक थे। भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन एक सही नहीं है? तो भारत का महान्यायवादी जो है आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख किया गया है, वह भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, सही है। वह भारत सरकार का विधिक सलाहकार है। उसका वेतन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। वह संसद में मतदान नहीं कर सकता, ये भी ठीक है। तो फिर कौन सा गलत हो जाएगा? उसका वेतन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं, इसका वेतन जो है राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका वेतन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ना कि राज्यपाल के। अगला 108वां क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है अनुच्छेद 53 के अनुसार सभी कार्यपालिका शक्ति या सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, अर्थात शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? 109वां क्वेश्चन। आयकर संघ सूची सही है, बीमा संघ सूची सही है, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची ये भी ठीक है। वन जो होते हैं ये राज्य सूची में नहीं आते, वन जो होते हैं ये किस में आते हैं? यह समवर्ती सूची में आते हैं। वन आते हैं आपके समवर्ती सूची में। संविधान की अनुसूची 7 में इन सूचियों का उल्लेख किया गया है। केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो वहाँ हम देखते हैं वन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? न्यायिक पुनर्वावलोकन यूएसए, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, संसदात्मक व्यवस्था यूके, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था यूएसए से न लेकर कहाँ से ली गई है? तो संघीय व्यवस्था जो ली गई है यह यूएसए से न लेकर कनाडा से ली गई है, तो आंसर होगा डी। 110वें क्वेश्चन का आंसर डी। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 111वां क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन जो है यह किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची से। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची से संबंधित है। इसमें 29 विषय हैं और यह 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में किसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद चार्ल्स मेटकॉफ भारत का गवर्नर जनरल बना। उसने प्रेस को पूरी आज़ादी दी, इसलिए उसे भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। दिल्ली चलो का नारा और साथ ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोनों नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए। जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है? जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग जो है 114वां क्वेश्चन, यह सीमांत लागत कहलाता है। भारत में जनसंख्या के त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? भारत में जनसंख्या के त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक जो है क्या होता है? तो आंसर होगा बी, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर जो है जनसंख्या में हो रही वृद्धि का प्रमुख कारक है। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो यह आंदोलन जो था 1919 में प्रारंभ हुआ और 1924 तक चला। और ये किस को अपमानित करने के विरोध में चलाया गया था? तो तुर्की के खलीफा को प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। इस वजह से पूरे विश्व के मुसलमानों ने अलग अलग जगह पर अपना विरोध दिखाया और भारत में यह विरोध जो था अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में दिखाया गया। खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता जो थी महात्मा गांधी के द्वारा की गई। वराह मिहिर कौन थे? 117वां क्वेश्चन। वराह मिहिर, जिसे वारा भी कहा जाता है, यह एक भारतीय खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। वे विक्रमादित्य के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। तो सही आंसर हो जाएगा 117 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा एक खगोलज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? तो हम सभी जानते हैं बुर्ज खलीफा संसार की सबसे ऊंची इमारत है। यह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है। पहला आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेजों और सिखों के बीच किस गवर्नर जनरल के समय लड़ा गया? तो पहला आंग्ल सिख युद्ध जो है 119वां क्वेश्चन, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय लड़ा गया 1845-46 में, जिसमें सिखों की हार हुई थी। लाहौर समझौते के बाद यानी लाहौर की संधि के बाद यह युद्ध समाप्त हो गया। जबकि दूसरा युद्ध 1848-49 में हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय, और इसके द्वारा पूरे पंजाब पर लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी आधिपत्य की स्थापना की। अशोक द्वारा निम्न में से किस भाषा का प्रयोग प्रशासनिक और सामाजिक
उद्देश्यों के लिए किया गया था। तो 120वां क्वेश्चन, अशोक के द्वारा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। यह मौर्य वंश का शासक था। उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व एक विशेषता है। उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व जो है यह एक विशेषता है। आंसर हो जाएगा डी, समाजवादी अर्थव्यवस्था की। प्रकाशीय फाइबर का प्रयोग किसे संचारित करने के लिए किया जाता है। 122वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाशीय फाइबर यानी ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग लेजर बीम को संचालित करने के लिए किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो आपने एक ट्रिक से याद किया होगा, यह रथ एक ट्रॉफी। तो विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी रथ एक यानी ए से एस्कॉर्बिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा, ए एस्कॉर्बिक एसिड। शुष्क बर्फ है ठोस अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है। शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है। अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन की दर अधिकतम होती है। तो अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन की जो दर होती है यह कब अधिकतम होती है। तो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि यह कभी नहीं बदलती। जबकि आप देखेंगे 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। 4 जुलाई को सूर्य की पृथ्वी जो होती है सबसे दूर की स्थिति में होती है और इसे अपसौर कहा जाता है। और 3 जनवरी को उपसौर कहा जाता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है। 3 जनवरी को सबसे निकट और 4 जुलाई को सबसे दूर, जिन्हें अपसौर और उपसौर कहा जाता है। किस नदी को चीन का विषाद कहा जाता है। इनमें से किस नदी को चीन का विषाद अर्थात चीन का शोक कहा जाता है। तो वांगहो नदी। वांगो नदी सबसे विश्वासघाती नदी है। यह अपना मार्ग चेंज करती रहती है। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है और बार बार बाढ़ लाने के कारण इस नदी को चीन का शोक या चीन का विषाद कहा जाता है। 127वां क्वेश्चन, रेसे की निम्न में से किस फसल को काली मिट्टी पर उगाया जाता है। तो कपास जो है यह काली मिट्टी पर उगाई जाने वाली फसल है और यह जो काली मिट्टी है यह महाराष्ट्र क्षेत्र में या दक्कन के पठार क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। 128वां क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, मछली घर। मछली घर जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली गैस है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली गैस है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक परिवेश संदर्भित करता है किसी क्षेत्र के वातावरण को। वन, झील या महासागर। मानव गतिविधि द्वारा किसी क्षेत्र में सप्राण जीव और निष्प्राण वस्तुएं और या कारक। वन में वातावरण या वन में पौधों तथा पशुओं को। तो प्राकृतिक परिवेश जो है किसे संदर्भित करता है। 130वां क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा बी। एक 131वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा डेल्टा होता है। तो आंसर होगा सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी द्वारा बनाया जाता है। इसका क्षेत्रफल 4262 वर्ग किलोमीटर है तथा यहाँ पर घने वन तथा खारे पानी का बहुत बड़ा दलदल है। प्रशांत महासागर से अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। निर्विवाद भारतीय भूभाग में निम्नलिखित में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है। निर्विवाद भारतीय भूभाग में सबसे ऊंचा क्षेत्र शिखर है जो है कंचनजंगा, जो सिक्किम में मौजूद है और इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। जबकि आप देखेंगे विवादित स्थल जो है
POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। इसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसे K2 या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, लेकिन वह विवाद में है वो एरिया। तो इसमें यहाँ पूछा गया है निर्विवाद है, यानी ऐसा कौन सा भाग है भारत का जिसमें कोई विवाद नहीं है और वहाँ सबसे ऊंची चोटी कौन सी पाई जाती है, तो कंचनजंगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो ए इंद्रावती नदी। यह गोदावरी की सहायक नदी है, ना कि गंगा की। इसका उद्गम पूर्वी घाट के दंडकारण्य पर्वत श्रेणी से होता है। विद्युत के बल्बों की जगह प्रयुक्त की जाने वाली CFL का पूरा नाम क्या है। CFL का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका जो नाम हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स जो होता है CFL का पूरा नाम हो जाता है। जबकि अब LED बल्ब यूज होते हैं, तो उन्हें उसकी LED की जो फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। RDBMS का विस्तृत रूप बताइए, तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आंसर होगा बी, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व जो है ट्राइटियम। 138वां क्वेश्चन, पादप ग्रह प्रभाव किसी अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। पादप ग्रह प्रभाव किसी अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, मीथेन। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीथेन की अत्यधिक उपस्थिति के कारण होता है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है। पूर्ति जो है अपनी मांग वह स्वयं बना लेती है, यह किस प्रकार का नियम है, तो यह बाजार का नियम है। बाजार का नियम है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है। इसे से बाजार का नाम भी दिया जाता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की रिट की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई, तो आप जानते हैं हमारे मूल अधिकारों का पालन न होने पर हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके हमारे मूल अधिकारों को सुनिश्चित कराने का प्रयास करता है। जबकि हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 यानी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के द्वारा रिट जारी कर सकता है। तो निम्न में से कौन सी रिट है जिसकी व्यवस्था भारत में नहीं की गई, व्यादेश, निषेध, प्रच्छेद या परमादेश, तो आंसर हो जाएगा व्यादेश। क्या आंसर हो जाएगा व्यादेश। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया, तो कलिंग शासक खारवेल जो है किस धर्म का संरक्षक था, तो आंसर हो जाएगा आपका 141 क्वेश्चन का जैन धर्म का। और इसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है जो उदयगिरी की पहाड़ियों में उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं। खारवेल जो था यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया और इसकी जो जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है जो उड़ीसा में स्थित है। निम्न भू आकृतिक युग्मों में से कौन सही नहीं है, तो घोल रंध्र वायु। घोल रंध्र जो है वायु, यह सही नहीं है। भूमि की सतह से टूटने से बने गड्ढों को घोल रंध्र कहा जाता है। तो भूमि की सतह से टूटने से बनते हैं, ना कि वायु से। मुल्ला पेरियार बांध किनके बीच विवाद का विषय है। मुल्ला पेरियार बांध जो है यह केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद का विषय है। 144वां क्वेश्चन देखेंगे, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। आंसर होगा बी, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है उस पद पर जिसके अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। कारगम कहाँ का लोक नृत्य है। 145वां क्वेश्चन देखेंगे, कारगम कहाँ का लोक नृत्य है, तो आंसर होगा बी, तमिलनाडु। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड जर्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनीता वी पाफ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड जर्मनी नामक पुस्तक लिखी।
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को निम्न में से किस कंपनी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को इंडिया सीमेंट्स का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 148 का आंसर हो जाएगा सी, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। किस भारतीय बिजनेसमैन ने 12,300 करोड़ रुपए का शेयर एक सामाजिक कार्य के लिए स्थानांतरित किया? तो आंसर हो जाएगा अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी एक भारतीय बिजनेसमैन है जिन्होंने 12,300 करोड़ रुपए का अपनी संपत्ति का हिस्सा जो था दान कर दिया था सामाजिक कार्यों के लिए। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ये कौन हो जाते हैं? अजीत डोभाल। या अजय डोभाल लिख दिया गलती से, क्या होगा? अजीत डोभाल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सभी सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैला दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ और हमें इसी प्रकार की और भी वीडियो प्राप्त होती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।